दोस्तों, आप जब भी इकोनॉमी की बात करेंगे, जब भी आप हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे बात करेंगे और उनसे कुछ सीखेंगे, तो अक्सर ये बात होती है कि दिस इज़ कैपिटलिज्म और ये फेल हो रहा है। और बहुत से लोग आपको ये भी आप सुनेंगे, और आप अगर पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको पढ़ने को भी मिलेंगी कि ये जो कम्युनिज्म या सोशलिज्म है, ये तो फेल हो चुका है पूरी दुनिया के अंदर, और अब दुनिया में कहीं भी ये सोशलिज्म वगैरह नहीं है, और पूरी दुनिया ने कैपिटलिज्म को मान लिया है। आज भी बहुत से लोग डिबेट करते हैं कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म में से क्या बेहतर है, तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत से लोग कम्युनिस्ट हैं और सोशलिस्ट हैं, और वहीं बहुत से लोग कैपिटलिस्ट भी हैं, और बहुत से लोग सेंटर में भी हैं। और आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि ये सारी की सारी फिर डिबेट है क्या, और इन दोनों या तीनों सिस्टम्स में से आखिरकार बेहतर कौन सा है। अगर इस सवाल का जवाब अगर मैंने आपको देना है, तो आपको सबसे पहले कैपिटलिज्म को समझना पड़ेगा कि कैपिटलिज्म है क्या। कैपिटलिज्म से पहले के सिस्टम्स अगर आप दुनिया में देखें, तो जागीरदारी निज़ाम एक होता था जिसको आप फ्यूडलिज्म कह सकते हैं, जिसके अंदर एक फ्यूडल लॉर्ड यानी एक जागीरदार के पास बहुत बड़ी जागीर होती थी, जिसके अंदर उसके पास बेतहाशा ज़मीन होती थी, और वो अपने पेजेंट्स या किसान आप कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनके मुजारे होते थे जिनके अंदर वो ज़मीन बांट देता था। दिस वाज फ्यूडलिज्म, कि उसके मज़ारे ज़मीन पे काम करते थे और आधी प्रॉफ़िट वो उस फ्यूडल लॉर्ड को देते थे और आधी प्रॉफ़िट अपने पास रखते थे, जिससे खाते-पीते थे, रहते थे, बच्चों को पालते थे। ये एक फ्यूडलिज्म का सिस्टम था जिसके अंदर एक बंदे को बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होती थी। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भी और पूरी दुनिया के अंदर भी बहुत से जागीरदार आज भी आपको बहुत से ख़ानदान आपको मिलेंगे जो कि आपके बताएँगे कि हम तो जागीरदार ख़ानदान हैं या फिर हम ज़मींदार ख़ानदान हैं। सो ये जो ज़मींदार सिस्टम है और जागीरदार सिस्टम है, इसमें भी थोड़ा-सा फ़र्क है। बिकॉज़ अगर एक जागीर अलॉट की हुई है अंग्रेज़ ने फॉर एग्ज़ाम्पल, या हुक्मरान वक़्त ने, तो वो किसी भी टाइम वापस ले सकता है। लेकिन अगर वापस नहीं ले सकता, तो वो परमानेंटली जागीरदार है। ये थोड़ा-सा फ़र्क था। जैसे यहाँ पे अगर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो उन्होंने यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जिनको जागीर दी हुई थी, उनसे वो वापस ले सकते थे। ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि स्टेट ओन्ड फ्यूडलिज़्म था, या आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का कम्युनिज़्म था। बट कम्युनिज़्म इससे बड़ा डिफरेंट है। वो क्या है, वो बाद में आपको मैं बताता हूँ। ये इस तरह के सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर चल रहे थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे-जैसे तरक्की होती गई और इंसानों ने मशीनें बनाना स्टार्ट की, तो इंसानों ने ये भी सीखा कि इंडस्ट्रीज़ लगाई जा सकती हैं। डिफरेंट जब इंडस्ट्रीज़ लगी, उसके बाद कैपिटलिज़्म जो था ये पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम बन गया, जिसके अंदर एक बंदा कुछ सरमाया इन्वेस्ट करता है, आप कह सकते हैं, ही इन्वेस्ट सम मनी, और पैसे के ज़ोर पे, या अपने आप कह सकते हैं कि रिसोर्सेज़ के ज़ोर पे, उसकी पावर से वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या-क्या हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, वो इक्विपमेंट अपने कंट्रोल में ले लेता है, वो ज़मीन अपने कंट्रोल में लेता है। ज़मीन के ऊपर अगर बिल्डिंग है तो वो भी उसकी होगी, और उसके अंदर ज़ाहिर है कि मशीनें भी उसके पास हैं, आपके पास ज़मीन है, बिल्डिंग है, मशीनें, अब आपको क्या चाहिए, एक प्रोडक्शन वहाँ पे मैसिव लेवल की स्टार्ट करने के लिए, लेबर, आपको लेबर की ज़रूरत है। अब लेबर जब आके वहाँ पे काम करेगी, तो आपके पास पैसे हैं, रॉ मटेरियल आप खरीदेंगे, मज़दूर आपकी मशीनरी से उस ज़मीन के ऊपर खड़ी आपकी बिल्डिंग के थ्रू उस रॉ मटेरियल को आपको एक प्रोडक्ट में चेंज करके देंगे। एंड नाउ बिकॉज़ यू आर और ओनर ऑफ ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स, आप ओन करते हैं लेबर को, आप ओन करते हैं ज़मीन को, बिल्डिंग को, इक्विपमेंट को, और उस रॉ मटेरियल को भी, जो कि आपने पैसे के ज़ोर पे खरीदा है, और जो लेबर आपके पास आई है वो उस सारी चीज़ को ओन नहीं करती। इस वजह से अब जो प्रोडक्ट बनी है आप उसको भी ओन करते हैं। लिहाज़ा काम तो मज़दूर करता है, लेकिन आप सारे का सारा फ़ायदा ले जाते हैं। आप उस प्रोडक्ट को बेचते हैं, और जो भी उस मज़दूर की एफ़र्ट के थ्रू एक प्रोडक्ट बनी होती है, और ₹10 की चीज़ ₹100 में चेंज हुई होती है, आप वो सारी की सारी चीज़ बेचते हैं, सारा मुनाफ़ा जेब में डालते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ आप उस लेबर जो आपकी है, उसको कुछ पैसे उसमें से दे देते हैं। आप उसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल 90 की प्रॉफ़िट हुई है, तो आप उसमें से ₹9 अपने लेबरर्स को दे देंगे, मज़दूरों को, वर्कर्स को। बाकी पैसे आपके पास रहेंगे। कुछ 6 महीने बाद आपके पास ज़्यादा पैसे हो गए हैं, तो आप दोबारा से उसको इन्वेस्ट करेंगे। पहले एक फैक्ट्री थी, आप दूसरी लगाएँगे, दूसरी से तीसरी लगाएँगे, फिर 6 हो जाएँगी, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास इतनी ज़्यादा ताकत हो जाएगी कि अब आप कानून को भी खरीद सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस को भी खरीद सकते हैं, और हत्ता कि आप पार्लियामेंट का भी
सौदा कर सकते हैं, आप उनको भी जो अंदर बैठे पॉलिटिशियंस हैं उनको भी खरीद सकते हैं। सो इस तरह से आप जब ये सारा सिस्टम हाईजैक करेंगे, नाउ यू आर इन अ पोजीशन कि आप सारे के सारे सिस्टम को हाईजैक करके आप पता है क्या करें, आप मोनोपोली कायम कर लें। आप जिन बिजनेसेस के अंदर आप हैं उनके अंदर आप किसी कंपेटिटर को आने ही ना दें, बिकॉज आप हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, मार्केट फ्लक्चुएशंस अब आपके ऑब्जर्वेशन में भी हैं और कंट्रोल में भी हैं, और आप कीमतें भी तय कर सकते हैं, और आप अगर लेबरर आपके खिलाफ उठते हैं तो उसका भी आप हल निकाल सकते हैं। नो, यू आर अ सॉर्ट ऑफ गॉड ऑन दिस प्लैनेट। और जितने भी कैपिटलिस्ट रहे हैं दुनिया के अंदर वो ऐसे ही होते थे। 19th सेंचुरी का अमेरिका जो होता था, ये जेपी मॉर्गन और इस तरह के कुछ कैपिटलिस्ट होते थे जो कि उस वक्त के अमेरिका की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, सारी की सारे बिजनेसेस को, बड़े बड़े जो होते थे उनको कंट्रोल करते थे और किसी और को मैदान में सामने आने ही नहीं देते थे। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर आप जितना मर्जी अपने सरमाए को फैला के उससे आप जितना मर्जी अमीर हो सकते हैं। जो लिबरलिज्म है ना, ये जो एक थ्योरी है जो आपको कहती है कि आप के पास ये हक है और रियासत को आपको देना चाहिए कि आपके पास आज़ादी है कि आप जितना मर्जी अमीर हों, जितना मर्जी कमाएं और आप जितना मर्जी इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा दौलत इकट्ठी करें। आपकी इस दौलत को इकट्ठे करने को ना कोई चैलेंज कर सकता है, और ये आपका बुनियादी हक है। दिस इज़ योर बेसिक ह्यूमन राइट। दिस इज़ व्हाट लिबरलिज्म प्रोक्लेम्स ना। तो अब आपने इसमें एक चीज़ नोट की होगी कि एक्चुअली मेहनत तो लेबरर करता है, मजदूर करता है, मजदूर चीज़ को बनाता है एक रॉ मटेरियल से, एक प्रोडक्ट के अंदर। लिहाजा कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल के अंदर उसने सारे के सारी जो एक कैपिटलिज्म के ऊपर तनकीद की है, उसमें उसने बताया ही यही है कि ये जो कैपिटलिज्म है बेसिकली ये इस्तेहसाली निज़ाम है जिसके अंदर मजदूर का इस्तेहसाल किया जाता है, और असल हकदार प्रॉफिट का वो होता है। लेकिन वो सारे के सारा प्रॉफिट जो है वो कैपिटलिस्ट जेब में डाल लेता है, बिकॉज ही और शी ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और वो ये भी बताता है आपको कि डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म की सारी हिस्ट्री जो है ये एक्चुअली में एक स्ट्रगल है ऑफ द ओप्रेस्ड क्लास वर्सेस दोज हु अप्रेस देम। यानी ये बुर्जवा प्रोलेटरेट वर्सेस बुर्जवा, एक आप कह सकते हैं कि ये बड़े मुश्किल वर्ड्स हैं, असल इनके मीनिंग ये है कि पुअर वर्सेस रिच। ये असल में सारी की सारी स्ट्रगल है हिस्ट्री की। जितने भी रेवोल्यूशंस हैं, जितनी भी तहरीकें हैं, जितने भी हिस्ट्री के अंदर प्रोटेस्ट हैं और जितनी भी जंगें हैं और सब कुछ है, एक्चुअली दिस इज रिच वर्सेस पुअर और पुअर वर्सेस रिच। गरीब चाहते हैं कि उनका इस्तेहसाल ना किया जाए, उनको बुनियादी उनकी जो ज़िंदगी की नीड्स हैं वो उनको मिले, और वो चाहते हैं कि वो वैसी ही अच्छी सी एक लाइफ गुजारें जो कि उनका हक भी है और जो कि वो डिज़र्व भी करते हैं। इसके मुकाबले में अमीर ये चाहते हैं कि वो काम कम से कम करें और उनके काम जो कि मेहनत तलब हैं वो दूसरे लोग करें, उन वो लोग जिनको वो ओन करते हैं और पैसों की वजह उनको उन्होंने ख़रीदा हुआ है, और बदले में वो सिर्फ अय्याशी करें, वो ज़िंदगी के मज़े लूटें। सो दास कैपिटल के अंदर कार्ल मार्क्स ने ये तनकीद करके साइंटिफिकली ये प्रूव किया कि कैपिटलिज्म एक इस्तेहसाली निज़ाम है, यानी दिस इज़ एन एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम। और इसके मुकाबले में वो ये कहता है कि ये जो प्रॉफिट जनरेट होती है बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू अ प्रोडक्ट, ये एक्चुअली में लेबरर का हक है। लिहाजा वो जो 90 रुपये कमाए जाते हैं उसमें से 45 रुपये लेबरर को मिलने चाहिए। लेबरर का जो ज़िंदगी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और जो उसका लाइफस्टाइल है और सारा कुछ है वो बहुत ऊपर हो जाएगा, और बाकी 45 रुपये रियासत की जेब में होने चाहिए, जिससे रियासत पूरी की पूरी सोसाइटी पे इन्वेस्ट करेगी। लिहाजा जब सोसाइटी पे इन्वेस्टमेंट होगी, रोड्स बनेंगे, हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट होगी, एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा, एंड इसी तरह बाकी सारी की सारी एम्यूनिटीज़ मुहैया की जाएंगी सिटीजन्स को। उसके नतीजे में उस शहरी ने जिसने वो पैसे कमा के रियासत को दिए हैं 45 रुपये, उसका मायार ज़िंदगी भी बुलंद होगा और बाकी लोगों का भी होगा। लिहाजा इस तरह से कुछ लोगों के पास दौलत महदूद नहीं रहेगी, बल्कि रियासत के पास होगी और शहरी के पास होगी, और इस तरह से सारे का सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। अब वो ये बताता है कि ये सिस्टम आएगा कैसे?
वो कहते हैं कि देखें, जब तक अमीर के पास दौलत है और अमीर मीडिया को भी कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट को भी कंट्रोल करता है, और इवन जो नैरेटिव सारे का सारा बनता है थ्रू रिलीजन एंड ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअलिज्म, जो कि पूरी दुनिया के अंदर आपको ऑफिसेज में मिलते हैं, घर में मिलते हैं, मस्जिद में मिलते हैं, या चर्च में मिलते हैं, या फिर कहीं पे भी आपको पब्लिक पार्टीज वगैरह के अंदर मिलते हैं। ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स को चूंकि एजुकेशन के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, और एक सारे का सारा जो सोसाइटी का नैरेटिव है उसमें उन्होंने चूंकि ये एक चीज़ मनवाई हुई है, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं वो हर चीज़ को इस तरह से कंट्रोल करते हैं। लिहाजा इस तरह सोसाइटी इस निज़ाम को एज इट इज़ मानती है। रिलीजन के अंदर भी लोग यही चीज़ आपको सिखाते हैं कि स्टेटस को जो है ये खुदा की तरफ से बनाई गई है और इसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। और आपको आम ज़िंदगी में भी बताते हैं कि बस आप अपने अपने दूध में रह के करें, बहुत बड़ी चीज़ करने की कोशिश ना करें, बिकॉज़ आप वो कर नहीं सकते। लिहाजा ये चीज़ एक मनवाई हुई है कि कैपिटलिज़्म कायम रहना है। तो अगर इसको बदलना है तो सबसे पहले मज़दूरों को इकट्ठा होना पड़ेगा और उनको एक इनकलाब लाना पड़ेगा, जिसके नतीजे में वो अमीरों की हुकूमत का तख्ता उल्ट देंगे और मज़दूरों की हुकूमत आ जाएगी, फिर पूरी दुनिया के मज़दूर इकट्ठे होंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ये बात की बात है, लेकिन इस तरह से मज़दूर इकट्ठे होकर अमीरों की हुकूमत को उसका तख्ता उलट दें एक रेवोल्यूशन के नतीजे में, अदरवाइज़ कोई और कोई तरीका है नहीं। तो ये कार्ल मार्क्स का एक आप कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट हुकूमत का एक आप कह सकते हैं कि एक थीसिस है। जब कार्ल मार्क्स की डेथ होगी तो उसके बाद कुछ सोशलिस्टों ने कहा कि नहीं, एक्चुअली अब हम इलेक्शंस में जाके भी रिफॉर्म्स कर सकते हैं। लिहाजा आज आपको अगर कोई सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट मिलता है तो वो दो तरह का होगा, या तो वो कहेगा कि हमें एक लाल इंकलाब लेके आना है, या फिर वो कहेगा कि हम इलेक्शंस जीतेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे और वहाँ पे चेंजेस लेके आएंगे। मैं तो आपको कोई नहीं दे सकता ना, ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा सफ़र लाइफ के अंदर कर रहे हैं। अगर लाइफ के अंदर आप सफ़र कर रहे हैं और मैं आपको कहूँ कि नहीं, आपको एवोल्यूशन के थ्रू देखना चाहिए और कोशिश करनी की चाहिए कि एक सोशल चेंज आ जाए बाय दिस मीन इलेक्शन जीत के, और आप कहें कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे तो करप्ट लोग हर चीज़ को हाईजैक किए हुए हैं और वही इलेक्शन जीतते हैं और पार्लियामेंट के अंदर आते हैं। तो अगर आपका ये मानना है, या एक्चुअल आपकी लाइफ की और कंट्री की रियलिटी भी ये है, तो मैं आपको कोई इस पे कोई किसी किस्म की ओपिनियन अपनी नहीं दे सकता, और ना मैं ये कह सकता हूँ कि आई हैव एन ओपिनियन ऑन दिस, आई डोंट हैव एनी ओपिनियन। बट अगर आप ये मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो फिर भी ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं। बट जिस तरह के लोगों की मेजोरिटी होगी वही होगा। हिस्ट्री में सारा कुछ हुआ है। आप चाइना में देखें तो माओ ज़ेडुंग का इनकलाब आया, रशिया के अंदर बोल्शेविक्स का आया, क्यूबा के अंदर आया, और भी कंट्रीज़ के अंदर आया, उनमें से काफ़ी सारे हार गए। रशिया के अंदर फेल हो गया, चाइना के अंदर आया, बट जब उन्होंने इंडस्ट्रीज़ बिल्ड कर ली थी तो उसके बाद उन्होंने अपनी मार्केट को ओपन कर लिया, एंड स्टेट ओन्ड कैपिटलिज्म है चाइना के अंदर। तो ये भी एक तरह का सोशलिज्म ही है, बिकॉज लेनिन ने जब उनका बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया था रशिया के अंदर 1917 के बाद, तो उन्होंने कहा था कि हमें रशिया को कैसे ठीक करना है, तो उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि स्टेट ओन्ड कैपिटलिज्म होना चाहिए एक बैकवर्ड कंट्री के अंदर, ताकि एक इंतहाई बैकवर्ड कंट्री में इंडस्ट्रीज तो कम अज़ कम बनाई जा सके। आप इसको इंडिया में भी देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ बनाई नेहरू की सोशलिस्ट हुकूमत ने, और उसके बाद इंडिया ने 90s के अर्ली 90s के अंदर अपनी मार्केट खोली पूरी दुनिया के लिए, एंड अब उनकी एक बड़ी तेज़ी से तरक्की करती एक आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी है कंट्री की। इसके मुकाबले में पाकिस्तान जैसे या दूसरे ममालिक जो कि इंडस्ट्रीज़ नहीं बिल्ड कर सके, ऑल्दो स्टार्ट के अंदर उनमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई बिकॉज़ वेस्ट के साथ टाइज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। वो भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आज कैपिटलिज़्म फ़ेल हो रहा है। तो ये आप क्या देखें कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म हैं, जहाँ पे एक तरफ प्राइवेटाइजेशन को अलाउ किया जाता है कैपिटलिज्म के अंदर, और सोशलिज्म या कम्युनिज्म के अंदर इसको अलाउ नहीं किया जाता। कम्युनिज्म ऐसा है जहाँ पे किसी किस्म की प्राइवेटाइजेशन होती ही नहीं, और सोशलिज्म ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर थोड़ी बहुत प्राइवेटाइजेशन रखी जाती है। तो ज़्यादातर जहाँ पे इनकलाब आए हैं वो इनकलाब फ़ेल भी हुए हैं, लेकिन काफ़ी सारे कुछ कामयाब भी हुए हैं, जैसे कि चाइना की आप मिसाल दे सकते हैं। क्यूबा में अभी तक आम आदमी कम से कम वहाँ पे खुशहाल है, वहाँ का निज़ाम अच्छा है, इस्तेहसाली नहीं है, और बुनियादी ज़रूरियात लोगों को मिल रही हैं। लेकिन इसके मुकाबले में कैपिटलिज़्म के अंदर काफ़ी सारे लोगों को अच्छी सहूलियात मिलती हैं, तो काफ़ी सारे लोग सफ़र भी करते हैं।
बिकॉज़ वेलफेयर स्टेट नहीं होती। तो इसके मुकाबले में अब अगर आप सोशल डेमोक्रेसी को देखें जो कि कहती है कि इलेक्शंस में आएँ और फिर चेंजेस करें, तो वहाँ पे लेफ्ट की पार्टीज़ इलेक्शंस में आती हैं, अवाम में अपनी ओपिनियन को मनवाती हैं और उसके बाद वहाँ पे सोशलिस्ट पॉलिसीज़ लेके आती हैं। लेकिन उसको वो नाम नहीं देते कि दिस इज़ मार्क्सिज़्म और कम्युनिज़्म और एनीथिंग। वो कहते हैं कि वी आर डूइंग व्हाट वी नीड टू डू। यूरोप के अंदर बहुत से जो लीडर्स ने वहाँ पे सोशलिस्ट रिफॉर्म्स की, उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट मार्क्सिज्म बट दिस इज़ एक्चुअली व्हाट वी नीड टू डू, दिस इज़ बेसिक सोशलिज्म और उसको वो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। लिहाजा स्कैंडिनेविया में भी और यूरोप के बाकी बहुत से कंट्रीज़ में, यूके समेत, वहाँ पे सूद से यानी इंटरेस्ट से पाक बैंक्स भी हैं और वहाँ पे वेलफेयर स्टेट भी है, जहाँ पे हेल्थ केयर का बड़ा अच्छा निज़ाम है, लोगों को सहूलियात मिलती हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, जहाँ पे लोगों को फ्री एजुकेशन मिलती है। और वहाँ पे कोशिश की गई है कि इस्तेहसाल को जितना ख़त्म किया जा सकता है, किया जाए। लिहाजा वहाँ पे कम्युनिज़्म या सोशलिज़्म ने कैपिटलिज़्म के ऊपर कुछ प्रेशर डाला और कैपिटलिज़्म अपने अंदर वो चेंजेस लेके आया। तो वहाँ पे इस तरह का निज़ाम है। तो दुनिया के अंदर हर चीज़ को हल करने का कोई ना कोई सॉल्यूशन मौजूद है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके कंट्री में क्या करने की ज़रूरत है। यू डोंट नीड टू नो कि ये जो कौवा है इसका रंग सफ़ेद है या काला है। जब तक वो कौवा खा पी रहा है आप उसको खाने पीने दें, उसके रंग को ना डिटरमिन करें। इसी तरह ना देखें कि ये जो माइस ये चूहा है ये किस रंग का है। जस्ट ये देखें कि मसला आप हल कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं जो कि करने की ज़रूरत है। आपको बेसिकली ये डिसाइड करने की और डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कम्युनिज़्म ठीक है या सोशलिज़्म ठीक है या सोशल डेमोक्रेसी ठीक है या कैपिटलिज़्म ठीक है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपका आम शहरी कितनी पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा है और आप वो चीज़ें कर रहे हैं जो कि आपकी कंट्री में करने की ज़रूरत है। तो बेसिक जो एक सॉल्यूशन है वो ये है। इसके बाद आप की अपनी पर्सनल ओपिनियंस हो सकती हैं कि आप सफ़रिंग को देख के उसको समझें कि ये नेचुरल है या फिर आप समझें कि नहीं दिस इज़ बिल्ट बाय ह्यूमन्स, कि हमने खुद से ज़मीन की डिवीज़न की, खुदा ने तो कोई डिवीज़न ज़मीन की नहीं करके भेजी ना, या नेचर ने तो नहीं की ना। ये तो हमने खुद ने किया कि कई जो ताकतवर थे वो कमज़ोरों के ऊपर हाकिम बन गए और उनकी चीज़ें उन्होंने छीन के खुद उनका इस्तेहसाल फिर करना शुरू कर लिया और कौमों ने, ताकतवर कौमों ने कमज़ोर या फिर सॉफ्ट कौमों का इस्तेहसाल किया, उनको ग़ुलाम बनाया। तो ये तो इंसानों ने खुद किए। कोई आसमान से नाज़िल करदा सहीफ़ा तो नहीं है कि आपने हमेशा ये स्टेटस को कायम रखनी है। बट अगर आप कहें कि सारे बराबर हो जाएँ तो उसमें भी फिर मसले हैं। तो तो ये बराबरी वाला नारा तो झूठा है, लेकिन ये नारा कि गुर्बत ख़त्म करनी चाहिए और एजुकेशन हर एक को मिलनी चाहिए और हेल्थ केयर हर एक को मिलनी चाहिए और अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए। ये सारी दुनिया के अंदर मानी हुई चीज़ें हैं और इनको हल करने के डिफरेंट सॉल्यूशंस पूरी दुनिया में मौजूद हैं। और आप किसको मानते हैं और क्या करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने आपको डिफरेंट सिस्टम्स और सॉल्यूशंस और दुनिया में क्या हुआ है, ये बता दिया है बस। और कोशिश की है कि आपको जितना मैं इस हवाले से अवेयर कर सकता था, करूँ।